चलो ठीक है। हाँ, तो देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम अब तक जो भी पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमारा चैप्टर वही बहुत खूबसूरत सा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक सिटी। तो अब तक हम जो भी पढ़ चुके हैं वो चार्ज का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ थी, चार्ज के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व होता है या नहीं होता है, चार्ज प्लस माइनस हो सकता है नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, प्रोटॉन पे कितना चार्ज, प्रोटॉन कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसके थ्रू ट्रैवल करता है, जब ट्रैवल करता है तो कितना वर्क डन करता है, और जो वर्क डन होता है उसको डिवाइड करते हैं चार्ज से ही तो आता है पोटेंशियल। यानी हम बात कर चुके थे पोटेंशियल तक, किसकी बात कर चुके थे, और हमने करंट की बात भी कर ली थी। तो हमने बात करी थी करंट पोटेंशियल डिफरेंस की, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोला जाता है वोल्टेज। बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग आज मेरी बन रही है, तो कृपया करके बिल्कुल ध्यान से देखना, भी ध्यान से देखो यार। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वर्क डन। देखो 12th में इसकी डेफिनेशन कुछ और बन जाती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज सेड टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। यानी इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसको मैं बोलूँगा V2 माइनस V1। एक्चुअली हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता है, लेकिन हम बोलते हैं कि ठीक है 10 तक तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई पोटेंशियल इज नथिंग बट द वोल्टेज, और वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। हाँ, आपको फोर्स वगैरह थोड़ी पढ़नी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर फोर्स पढ़ोगे तब जाके एक्सटर्नल एजेंट के बारे में कितना फोर्स लगता है, क्या लगता है, वो पता चलना पड़ेगा। तो आप ये पढ़ चुके थे। फिर आपको एक चीज़ और पढ़ाई गई थी कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, एंड करंट की यूनिट जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एम्पियर। करंट की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। यहां तक हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, जो भी हमने बात करनी थी। अब मेन मुद्दा ये है कि एक बहुत जानदार, एक बहुत बड़े संत महात्मा थे। तो क्या हुआ कि उनने ना एक बहुत बढ़िया सा मंत्र उच्चारण किया जो स्टार्ट होता था ओम नमः शिवाय, ऐसा कुछ बोला उनने, ठीक है। तो उसी से उनका नाम पड़ गया ओम। क्या पड़ गया? और उसी को बोल दिया ओम्स। क्या बोल दिया? इन्होंने इन दोनों को देखा, किसको? वोल्टेज को और करंट को, और एक सर्किट में जोड़ के देखा। अब जोड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, ये वायर से इसको जोड़ा और एक काम करा, इस वायर को मैंने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ठीक। जैसे ही कनेक्ट किया तो ये क्या लगी हुई थी? बैटरी। क्या लगी हुई थी? और इसके पास कुछ ना कुछ क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ V है तो यहाँ 0 मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ था। तो ये बल्ब चलने लग गया और ये ग्लो करने लगा। क्या हुआ? ये बल्ब ग्लो किया। अब उनने क्या करा, इस बैटरी को निकाला और बड़ी बैटरी लेके आए। क्या लेके आए? बड़ी बैटरी। तो वो बैटरी का लेके आए बैटरा। फिर ये देखा, चेक किया तो ये ग्लो और तेज होने लग गया। अच्छा, फिर अब वो बैटरों का भी बैटरा लेके आ गए, महाबैटरा।
फिर देखा, अब ये मत बोला फूट गया बल्ब, बल्ब चला, ये और तेज हो गया, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। अब उनने क्या सोचा कि जब ये वोल्टेज बढ़ रहा था तो इसमें से चार्ज भी फ्लो हो रहा था, और जब चार्ज बहुत तेज फ्लो होने लग गया तो भाई एक बात बताओ, करंट भी तेज फ्लो होने लगा होगा। करंट जब तेज फ्लो हुआ होगा, करंट जब तेज फ्लो हुआ होगा तभी तो ये बल्ब और इंटेंसिटी से फ्लो, और इंटेंसिटी से तो ग्लो हुआ होगा, और इंटेंसिटी से ग्लो हुआ होगा, और इंटेंसिटी से ग्लो हुआ होगा। इसका मतलब उनने एक बहुत प्यारा सा निचोड़ निकाला, जब नींबू को निचोड़ते हैं ना तो अपन बोलते हैं निचोड़ निकाला, रिजल्टेंट निकाला कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अंडर सम कंडीशंस, अंडर सम कंडीशंस। उनने कहा नहीं, हमने किसी भी सर्किट को देखा, अभी हम बताएंगे, किसी भी सर्किट को देखा, उनने कहा भाई V प्रोपोर्शनल होगा I के, जैसे 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 V बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्या बताया उनने कि भाई जैसे जैसे V बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी, इसीलिए इसको बोला गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अब वो बोल सकते, किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर अगर I प्रोपोर्शनल टू V होगा तो क्या खेल लोगे, तो भाई ये गलत होगा। उनने गलत बोला, इसको गलत, इस स्टेटमेंट को गलत बोला। उनने कहा भाई नहीं, जैसे V बढ़ाओगे वैसे ही I बढ़ेगा, क्योंकि I बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो I किसके थ्रू बढ़ा रहे हो, बैटरी के थ्रू तो बढ़ा रहे हो। अब ऐसे अलग से तो एक करंट की मशीन नहीं आ रही है, जो लगा डाला तो लाइव जिंगल डाला। तो उनने कहा भैया V जो है, V के कारण क्या पैदा हो रहा है, I, मतलब ये पिताजी हैं और ये बच्चा है। V के कारण क्या पैदा हुआ, I। V के कारण क्या पैदा हुआ, कभी किसी ने किसी के बेटे, कोई अगर बच्चा यहाँ पर है तो उसको किसी पार्टी में किसी ने बोला है क्या, अरे यार तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे जैसे लगते हैं, तुम तुम्हारे पापा पे गए हो, ऐसे ही बोलते ना। क्यों? क्योंकि कारण था कि बैटरी की वजह से करंट जनरेट हुआ, ना कि करंट वगैरह कहीं से आया था उससे अपने आप बैटरी बनने लग गई। ठीक है, अरे आया नहीं आया, और समझाऊं क्या, कितने एग्जाम्पल चाहिए? ठीक है, लाइव रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो बता देना। अब भैया क्या बोले हो कि भैया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो क्या लगाते थे, इक्वल टू, और उनने बोल दिया कि हम लगाएंगे एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी R, जिसकी वैल्यू होगी R, और इसी को बोलते थे प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसी को बोला जाता था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि भैया प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट लगा दिया। हाँ, उनने कहा एक सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत किसी सर्किट का, इसको सर्किट बोलते हैं, इसको सर्किट बोलते हैं, किसी सर्किट का एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी होती है, अभी बताएंगे वो प्रॉपर्टी क्या होती है। उस प्रॉपर्टी के थ्रू वो चीज़ कांस्टेंट रहती है, अभी बताएंगे क्या प्रॉपर्टी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, ना बढ़ती है ना कम होती है, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, और उसको ही बोला गया R, जिसको बोलते थे रेजिस्टेंस। क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एंड V इज इक्वल टू I इंटू R इज सेट टू बी, जिनने ये ओम का उच्चारण किया था, एक मंत्र पढ़ा था, उनको बोला गया ओम्स लॉ। इसी को बोला गया ओम्स लॉ, जहां पर रिलेशनशिप पता चला वोल्टेज और करंट का। किसका रिलेशनशिप पता चला, वोल्टेज और करंट का, अंडर कांस्टेंट रेजिस्टेंस।
अंडर कांस्टेंट रेजिस्टेंस में मुझे पता चल गया V और I का क्या रिलेशनशिप। आया समझ में? छापो। चलो, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए अब देखिए बढ़िया मजा आएगा आपको, और मजा आने वाला है। अभी रुक जाओ, अभी तो धीरे धीरे मध्यम मध्यम पवन चल रही है, अभी हवाएं चल रही हैं ओम्स लॉ की, अभी तूफान आएगा ओम्स लॉ का। चलो, अब देखो क्या है ओम्स लॉ। अब एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये जो आर था वो कैसा दिख रहा था। अब देखो पूरी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है हम उसको बनाएंगे। तो ये वो सर्किट है, ये सर्किट है, और ये पूरी सर्किट है जिसमें ये है V वोल्टेज यानी बैटरी, ये पोटेंशियल 0, यहाँ पर V, ये है वो रेजिस्टेंस R, और ये है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। जितना करंट आया उतना ही वापस गया, जितना बाहर निकला उतना ही वापस आ गया, ऐसा होता है। ठीक है, अब सुनो। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I इंटू R, वेयर R इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये किसी भी सर्किट के अंदर जिसको हम जोड़ते हैं, ये क्या होते हैं? वायर्स। क्या होते हैं? वायर्स। ये रेजिस्टेंस हर एक वायर का होता है, हर वायर का रेजिस्टेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल एट विच द वायर इज मेड फ्रॉम। लेकिन सिंपल सी बात ये देखो कि ये मटेरियल के ऊपर जो रेजिस्टेंस नामक जो वस्तु है, इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इस रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो को अपोज करना। अभी इसको समझेंगे और मध्यम समझेंगे इस चीज को कि तो ये रेजिस्टेंस ने क्या किया, इस करंट को जाने से रोका। कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा दुखदाई भी है और लाभदायक भी है, कहीं ना कहीं लाभदायक भी होता है। आज देखो कि अगर आपको फैन ऑन करना है और ठंड में आपको फैन ऑन करना है, तो आप 2 या 1 पे चलाते हो पंखा, ताकि स्लो चले। 4 पे चलाओगे, 5 पे चलाओगे तो बहुत तेज चलता है। तो होता क्या होगा, जो आप ये रेगुलेटर पे काम करते हो कि 1 2 3 4, क्या है यहां पर रेगुलेटर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी बताएंगे पूरा माहौल। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम पूरा बताएंगे, हम पूरी माहौल से समझाएंगे। ये पूरी सर्किट काम करती है करंट के दौड़ने से, और ये करंट दौड़वाता कौन है? बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तो कांस्टेंट होता है। अगर हम देखें कि बैटरी भी कांस्टेंट है, और अगर रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कम ज़्यादा कर दिया, जैसे हम रेगुलेटर में कर रहे हैं, बैटरी कांस्टेंट है, अपन ने ऑन करके छोड़ दिया, 230 वोल्ट आ रहा है हमारे घर में, 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, हमने उसको चालू कर दिया। अब हमने क्या करा, पहले लगाया 1 पर, रेजिस्टेंस ज़्यादा या कम वो डिपेंड करेगा। अभी रुक जाओ, बताएंगे। अब ये ज़्यादा होगा तो फैन धीरे चलेगा, ये कम हो जाएगा तो फैन बहुत तेज चलने लगेगा। तो ये रेजिस्टेंस होता है जो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने की, हमेशा अपोज करेगा। अब देखो कैसे, अगर मैं वोल्टेज को क्या कर दूं, कांस्टेंट, अगर मैं वोल्टेज को कर दूं कांस्टेंट, तो देखो रेजिस्टेंस नीचे लेके आओ, V अपॉन R इज इक्वल टू I, एंड I विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R।
ये एक फॉर्मूला और निकल गया। जहां वोल्टेज कांस्टेंट है, आपके घरों में जो लाइट आ रही है उसका वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट। इधर देखो, छोड़ दो उसको अभी। हमारे घर में जो लाइट आ रही है उसका वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? 230 वोल्ट हमारे यहाँ कांस्टेंट होता है। अब वो कोई बोलेंगे सर हमारे घर तो 220 होता है। हाँ भैया, 220 से लेकर 230 तक हमारी जो भी लाइट जो हमें भेज रही है वो इतना तो फ्लक्चुएट करवाती रहती है, कभी वोल्टेज डाउन भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक कांस्टेंट वोल्टेज की, तो मैं बात कर रहा हूँ 230 वोल्ट्स की। अब क्या हुआ कि जब देखो मैंने रेजिस्टेंस कम किया तो करंट बढ़ा, और जब मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट क्या हुआ? कम। जैसे ही मैं रेगुलेटर को 1 से लेकर 2, 3, 4, तो रेजिस्टेंस वहां होता है कम, जिससे इस वाले पंखे पर करंट की वैल्यू ज्यादा आती है। समझना, जैसे रेगुलेटर 1 पर है, 1 पर है अभी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है कम? ज्यादा, तो करंट कम पहुंचेगा इसके ऊपर, फैन के ऊपर, तो फैन धीमे घूमेगा। जैसे 2 पे किया थोड़ा और तेज, और एक फाइनल पोजीशन आएगी जहां हम रेजिस्टेंस को और कम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा मैक्सिमम है, फैन बहुत तेज घूमने लगेगा। हम बोलेंगे ये इसकी औकात है, इतना तेज ये घूम सकता है। बोले मम्मी कहेंगी अरे नहीं फैन तो अच्छा नहीं, दूसरा लेकर उषा का लेकर आओ, ओरिएंट का नहीं, उषा का चाहिए। तो ये चीज जो है ये समझ में आई कब? जब हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये समझा पहले फिर हमने इसको अप्लाई किया। भाई ये समझा तभी तो रेगुलेटर बना। भाई देखो, एप्लीकेशन से पहले उसका हमें उसकी पूरी थ्योरी समझ में आना चाहिए, तभी तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। तो ये वाला जो माहौल है ये लगा हमने फैन के अंदर, रेगुलेटर के अंदर। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। जहां वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, जहां वोल्टेज कांस्टेंट। अब क्या हुआ कि माहौल ऐसा जमा कि भाई जब ओम्स लॉ ने नियम दिया ना, तो इस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर लोड पड़ता था। अब आप देखोगे जैसे ही करंट बहता है तो वायर होता है हीट, और इसी हीट की वजह से इसके टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, यानी टेम्परेचर होता है ज़्यादा। अब सुनो, रेजिस्टेंस की एक खास बात यह है कि रेजिस्टेंस चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर तक तब तक है जब तक हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की। जब तक हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, तब तक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जहां आप आ गए सेमीकंडक्टर्स पे, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेमीकंडक्टर। ये आपको 12th में पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, डरो मत। लेकिन आप इतना समझ लो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हम जितनी भी सर्किट मानेंगे वो हम ये मानेंगे कि भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है। डरो मत, डरना नहीं है। टेम्परेचर अभी क्या कह रहे हैं हम? कांस्टेंट। हाँ, हम बता जरूर रहे हैं कि बढ़ता है, रियल लाइफ में बढ़ता है। यार भाई कहीं भी करंट दौड़ाओगे तुम देखना वायर गर्म हो जाता है। तो वायर गर्म क्यों होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, ये फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं, जो ये वाला लॉ फॉलो करते हैं ना, V इज इक्वल टू IR। ये जो भी ये जितने भी डिवाइस ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। और जो ये फॉलो नहीं करते, जो V इज इक्वल टू IR फॉलो नहीं करते, इनको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस या कंपोनेंट्स, नॉन ओमिक डिवाइसेस। हाँ, तो यही हमारी थ्योरी आई। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही स्टेटेड दैट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द वोल्टेज ऑफ अ गिवन सर्किट इज इंक्रीज्ड, द करंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। So therefore voltage is directly proportional to I
V इज इक्वल टू आई आर, ये दिमाग में बैठा लो, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तब की कंडीशन है V इज इक्वल टू आई। समझ में आया? तुमको आया? मोबाइल वाले जितने घुस के बैठे हुए हैं मोबाइल के अंदर, सबको समझ में आया? छापो। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ जो भी हुआ, बहुत बढ़िया। हर्षू समझ में आ रहा है बेटे? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चा है लड़का, इससे प्यारा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। चल, तो क्या बताया ओम्स लॉ ने? ओम्स लॉ ने बोला कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले समझ लो, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर V is proportional to I, V is equal to IR, where R is proportionality constant। यही ओम्स लॉ था। अब उन्होंने कहा कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर चलेगा, अंडर कांस्टेंट वोल्टेज, अंडर कांस्टेंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रह जाए तो क्या होगा? तो V बाय R इज इक्वल टू आई, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एक बात ये और कही, फिर उन्होंने कहा अंडर कांस्टेंट करंट, अंडर कांस्टेंट करंट ऐसा पॉसिबल है कि नहीं ये बताना बस। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो करंट भी कांस्टेंट होगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से करंट में चेंजेस आएंगे क्योंकि वो अपोज करता है। ठीक है, तो इतना समझ लो बस, बस यही दो पॉइंट थे जो समझा। अंडर कांस्टेंट करंट वरंट की कोई लाइन नहीं थी, वो तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू वैसे ही अपने आप कम हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। इतना समझ में आया? इतना छाप लो बढ़िया से, जल्दी से। ये दो लाइनें और लिख लो फटाक से, जल्दी 2 लाइन और लिखो। होगा ना? चलो अब देखो, अब देखो क्या हुआ कि हमें एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये सवाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन 1 ओम ऑफ अ रेजिस्टेंस, 1 ओम ऑफ अ रेजिस्टेंस को डिफाइंड कर दो। है दम तो बन जाओ बाजीराव सिंघम। तो भाई V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर, आर की वैल्यू V बाय आई इज इक्वल टू R। अब R की वैल्यू 1 कब होगी? जब V की वैल्यू भी 1 होगी और करंट की वैल्यू भी 1 होगी, यानी R इज 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। देखो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट ऑफ वोल्टेज पर 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 वोल्ट्स ऑफ वोल्टेज पर 1 एम्पियर, पर एम्पियर, पर एम्पियर, पर मतलब 1 एम्पियर ऑफ करंट, या फिर 1 एम्पियर करंट फ्लो होना, फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट, फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट when 1 volt of battery is applied, then resistance will be 1 ohms। अच्छा सुन लो, रेजिस्टेंस का जो ओम्स ये जो लिखा हुआ है, ये ओम्स की जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, कुबड़ निकला होता है। एक लाइन को कुबड़ निकाल दो तो ये ऐसा कुबड़ निकाल दो, कुबड़ मतलब ऐसे बाहर निकला रहता है, भोबरा उचक जाता है इसको, तो ये है कुबड़ ओम्स।
ऐसा छाप लो, कुबल निकला है। अब देखो एक सवाल लेके आए हैं, एक बैटरी एक सर्किट लगा दी है, उस सर्किट के अंदर जो करंट बह रहा है बहुत जानदार बह रहा है, करंट बह रहा है 2 एम्पियर। करंट कितने का बह रहा है? 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। ये एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, 2 एम्पियर्स का करंट बह रहा है, जिसमें 0.2 वोल्ट्स की बैटरी लगी थी। अब आपको बताना रेजिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से बता देंगे अपन। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, अपन को निकालना था R इज इक्वल टू V बाय आई। V कितना? 0.2 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो R विल बी इक्वल टू, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/10, यानी रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0.1 ओम्स। जल्दी छाप लो सवाल। चलो नेक्स्ट है, इसी रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस था जिसमें मैंने एक बैटरी लगाई, बहुत जानदार 24 वोल्ट की बैटरी, और इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू था वो था 60 ओम्स। करंट बता दो, अगर इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स आर नेग्लिजिबल, स्पेलिंग पे ध्यान दे लेना थोड़ा, नेग्लिजिबल। बताओ जल्दी फटाफट, क्वेश्चन है। 60 ओम का रेजिस्टेंस है, इस वायर के जो कनेक्ट किए ना अपन ने, वायर कनेक्टिंग वायर, उनका रेजिस्टेंस अपने नेग्लिजिबल मान लिया, मतलब 0, 10 to 0, और 24 वोल्ट की अपन ने बैटरी दे दी। तो देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर, I will be equal to 24 divided by 60। भाई रेजिस्टेंस ऑफ द वायर नेग्लिजिबल है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर नेग्लिजिबल है। तो 6 10 जा 60, 6 4 जा 24, I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। जल्दी से छाप लो। अब बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आए हैं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पॉज वॉज कर लेना वीडियो यार, बढ़िया सा। चलो शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं किताब से। एन इलेक्ट्रिक आयरन समझते हो ना, वो प्रेस करते हो ना, हाँ घर पे, हाँ। ड्रॉज अ करंट of 3.4 amperes from 220 वोल्ट की सप्लाई लाइंस। मैंने कहा था ना 220-230 वोल्ट की सप्लाई लाइन होती है, आपकी किताब में 220 दिया। what current will this iron draws when connected to when connected to 110 वोल्ट सप्लाई लाइंस। अब मैंने वोल्टेज चेंज कर दिया, करंट पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी आईएमपी अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। छाप, कोशिश करो ट्राई करने की, जल्दी से ट्राई करो, कोशिश करो, सोचो इसके बारे में कि ये एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड नहीं, आयरन वो है, आयरन प्रेस वगैरह जो करते हैं स्त्री, वो 3.4 एम्पियर्स का करंट ड्रॉ करती है। जब 220 की सप्लाई पर हम उसको लगा देते हैं तो कितना करंट ड्रॉ करेगी कि 110 की सप्लाई पर जब लगाएंगे तो कितना करंट आएगा। चच्चा जल्दी बताओ, इसका सलूशन मुझे चाहिए, और जो सलूशन इसका दे देगा उसको मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का आशीर्वाद। 7 1 1
7 और 110, 110 नहीं, 7110 नहीं, पॉइंट में आएगा मेरे ख्याल से आंसर। चलो देखते हैं। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे इसका रेजिस्टेंस नहीं पता, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। सबसे पहले तो ये निकाल लो, आर विल बी इक्वल टू वी कितना, 220 की सप्लाई पर जब मैंने डाला था तो मुझे मिला था करंट 3.4 एम्पियर, 0 से 0 कैंसिल। हाँ भाई 3.4 ही तो है। वाह, ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 0 0। तो रेजिस्टेंस जो आया वो आया 1100 अपॉन 17 ओम्स। इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व मत करो। अब रेजिस्टेंस पता है और मुझे अब वोल्टेज भी पता है। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो वापस लगा दो। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर। आई इज इक्वल टू, अब कितना लगा वोल्टेज, 110 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना, 1100 अपॉन 17, 17 ऊपर गया, 110 इंटू 17 अपॉन 1100। 1 0 से 1 0, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 10 बचा, 1.7 एम्पियर का करंट लगेगा। ये आंसर, जल्दी छाप लो। एक सवाल और है जो करवाते हैं, इसके बाद फिर क्लास का दी एंड करेंगे अपन, ठीक है। चलो सवाल है, अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू a 4k kilo ohms resistor. What is the potential difference across the resistance, across the resistance? What is the potential difference across the resistance? जल्दी बताओ फटाफट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? मिली एम्पेयर में कितने एम्पेयर होंगे बताओ? हाउ मेनी एम्पेयर्स आर देयर इन मिली एम्पेयर? वाह, 10। देखो क्या होता है, बीच में आता है बीच में आता है एम्पेयर, फिर इसके पहले आता है डेका। मिली सबसे बीच में आता है, ऊपर आता है, यानी मिलीमीटर नहीं होता, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इसके बाद डेसीमीटर, हाँ सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद मीटर, तो ये मीटर जो है वो एम्पियर की जगह पर है। तो 1 एम्पियर में 10 की पावर -3 मिली एम्पियर होंगे, नहीं सॉरी, 1 एम्पियर में 10 की पावर 3 एम्पियर मिली एम्पियर होंगे, यानी 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर्स। ये आपके पास मिल गया आपको माहौल। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है। इसको कर दो 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। अबे डिवाइड क्यों होगा, -3 कर दो, इज इक्वल टू एम्पियर इज इक्वल टू करंट। ये करंट आ गया। रेजिस्टेंस कितना है सर? रेजिस्टेंस है 4000 ओम्स। वोल्टेज निकाल लो, हो गई लाइन खत्म। देखो देखो इधर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई, 200 डिवाइडेड बाय 1 2 3 इंटू 4000, सॉरी हाँ 4000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 2 जा 800 वोल्ट्स। हाई वोल्टेज सप्लाई 8000 वोल्ट्स, सॉरी 800 वोल्ट्स।
तो क्लास करूँगा यहीं एंड। अगली क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।